दोस्तों आज बात करेंगे हम ऐसे मुद्दे की जो सीधे देश के लोकतंत्र और चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। भारत की संसदीय राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां पहली बार किसी चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए संसद में मोशन लाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी। 6 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उन्हें हटाने के लिए नोटिस पेश किया गया था और कुल 193 सांसदों ने इस पर अपना साइन भी किया था, जबकि नियम के मुताबिक लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 15 सांसदों के साइन की जरूरत होती है, यानी आवश्यकता संख्या से कहीं ज्यादा समर्थन इस प्रस्ताव को मिला था। इसके बावजूद भी लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन दोनों ने इस नोटिस को खारिज कर दिया। राज्यसभा स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और सबसे बड़ी अहम बात यह रही कि इस फैसले के पीछे कोई विस्तार कारण या सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया था। अब यह फैसला सबसे बड़ा विवाद भी बन गया है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में संसद किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ प्रस्ताव लाते हैं, तो क्या उसे सीधे खारिज कर देना लोकतंत्र प्रक्रिया के अनुरूप है या इसके विपरीत में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे संस्था पर देश की चुनाव प्रक्रिया निष्पक्षता टिकी होती है, और अगर इसी संस्था के प्रमुख पर सवाल उठते हैं तो उसका प्रभाव पूरे लोकतंत्र की ढांचा पर पड़ता है। विपक्ष का यहाँ तक आरोप है कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं। 90.66 लाख वोटर नेम्स हैव बीन डिलीटेड इन वेस्ट बंगाल। हाँ तो दोस्तों अब वीडियो को हम शुरू से शुरू करते हैं। इस मुद्दे को हम लोग थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वो जो चैनल पे सब्सक्राइब वाली बटन दिख रही है उस सब्सक्राइब वाली बटन को दबा दीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसे एक व्यवस्थाई प्रक्रिया के तहत अंजाम दिया गया था। वहीं चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेराबदल भी किए गए हैं, जिसने सैकड़ों पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों का ट्रांसफर भी शामिल है। इन सभी कदमों को विपक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला बता रहा है, जबकि दूसरी तरफ चुनाव आयोग और सरकार का पक्ष ये है कि ये फैसला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए किए गए थे। अब विवाद का केंद्र ये है, क्या ये कदम वास्तव में निष्पक्षता के लिए था या फिर इनका इस्तेमाल किसी खास राजनीतिक दिशा में परिणाम को प्रभावित करने के लिए किया गया था। पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया भी बहुत अहम होती है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की धारा 3 के तहत जब पर्याप्त संख्या में संसद किसी संवैधानिक पद अधिकारी के खिलाफ नोटिस देते हैं तो स्पीकर या चेयरमैन के पास यह अधिकार होता है कि वह उसे नोटिस को स्वीकार करे या फिर उस नोटिस को खारिज कर दे। अगर नोटिस स्वीकार किया जाता है तो एक जांच समिति बनती है जिसमें न्यायपालिका और विधि विशेष से शामिल होते हैं और वो लोग सीमित आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट देते हैं। लेकिन इस मामले में उस चरण तक पहुंचने से पहले ही प्रक्रिया को रोक दी गई है। अब विपक्ष इस फैसले को लोकतंत्र का जवाबदेही से बचने का प्रयास बता रहा है और उनका कहना है कि अगर आरोप लगे थे तो जांच से यह साफ हो सकता था और अगर सही थे तो आगे की कार्रवाई का रास्ता खुल सकता था। वही संवैधानिक प्रावधान की अगर हम लोग बात कर लें तो आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चुनाव आयोग को व्यापारिक अधिकार देते हैं, लेकिन इसके साथ ही निष्पक्षता और पारदर्शिता की भी जिम्मेदारी तय करता है, जबकि आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी नागरिकों को समानता की अधिकार देता है। और विपक्ष का आरोप है कि इन दोनों सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। अब आगे की रणनीति पर हम लोग नजर डालें तो विपक्ष के पास सीमित विकल्प बचे हैं, जिनमें दोबारा नोटिस लाना या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शामिल है। फिलहाल यह मुद्दा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह देश के चुनाव सिस्टम को विश्वसनीय और लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता पर बड़े सवाल बनकर खड़ा हो गया है। अब दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो कौन से आरोप थे जिनकी वजह से इतने बड़े स्तर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की मांग की गई थी। संसद में मोशन तक लाना पड़ गया था। दरअसल विपक्ष द्वारा दिए गए विस्तार नोटिस में कुल 7 गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिनका सीधा संबंध चुनाव निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादों से जोड़ा गया था। सबसे पहले अगर आरोप की हम लोग बात कर लें तो पक्षपात रवैये का था। तो यहाँ पर विपक्ष का कहना था कि चुनाव आयोग का काम पूरी तरीके से निष्पक्ष रहकर सभी राजनीतिक दलों को बराबरी का मौका देना
देना होता है। लेकिन आरोप यह लगा कि फैसला और कार्रवाई में खास राजनीतिक दिशा का झुकाव दिखाई दिया है, जिससे चुनाव मैदान बराबरी नहीं रह गया है। दूसरी बड़ी आरोप की अगर हम लोग बात कर लें तो वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खास तौर पर विपक्ष बंगाल जैसे राज्यों में लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक त्रुटि नहीं है, बल्कि एक संयोजित प्रक्रिया हो सकती है, जिसके जरिए एक खास वर्गों के वोटर का चुनाव से बाहर किया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात कर लें तो आरोप था SIR यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन प्रक्रिया के दुरुपयोग का। विपक्ष ने इसे एक ऐसा टूल बताया है जिसके जरिए वोटर लिस्ट को इस तरह से बदला गया है जिससे चुनाव परिणाम पर असर पड़ सकता है। और वहीं पे चौथा की अगर हम लोग चौथे पॉइंट की बात कर लें तो चौथा आरोप था बड़े पैमाने पर प्रशासनिक हस्तक्षेप का, जिसमें चुनाव के दौरान सैकड़ों पुलिस अधिकारियों और कई वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर सवाल उठाए गए थे। विपक्ष का तर्क है कि इतने बड़ी संख्या में अचानक तबादला चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, जबकि चुनाव आयोग का पक्ष रहा है कि यह सब निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी था। वहीं दोस्तों पांचवें आरोप की बात कर लें तो पांचवा आरोप था चुनाव आयोग के अंदर जवाबदेही की कमी, जिसमें यह कहा गया कि जब खुद आयोग के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं तब भी पारदर्शिता के साथ कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है, ना ही आरोप की स्वतंत्र जांच की पहल की गई है। यहाँ पे छठवां आरोप ये था कि चुनाव आयोग की कार्रवाई ने संविधान के भावना के विपरीत काम किया है। विपक्ष का कहना है कि आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल निष्पक्षता बनाए रखने के लिए होना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि इन्हीं अधिकारों को कंट्रोल के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिससे लोकतंत्र संतुलन बिगड़ा। वहीं पे अगर हम लोग सातवां पॉइंट की बात कर लें तो जो सातवां आरोप था ना वो सबसे बड़ा था या कहें तो सबसे गंभीर आरोप था, संस्थागत निष्पक्षता पर सवाल का था। यानी यहाँ पर यह कहा गया कि अगर चुनाव कराने वाली संस्था पर ही भरोसा कम होने लगे तो पूरा लोकतंत्र का जो ढांचा है वो कमजोर पड़ जाता है। यही वजह है कि ये मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित ना मानकर एक संस्थागत संकट के रूप में पेश किया गया है। अब यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि आरोप लगना और आरोप को साबित होना दोनों अलग चीज होती है, लेकिन लोकतंत्र में आरोपों की जांच होना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी होता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन इस पूरे मामले में जांच की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही नोटिस को खारिज कर दिया गया है। इससे विपक्ष को यह कहने का मौका मिल गया कि उन्हें अपनी बात रखने और साबित करने का अवसर ही नहीं दिया गया है। अब इस पूरे बिंदु पर विवाद केंद्रित हो गया है, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष इसे प्रक्रिया के तहत लिया गया निर्णय बता रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र का जवाबदेही से बचने का तरीका बता रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह था कि जब इतने गंभीर आरोप लगे गए थे तो क्या एक स्वतंत्र जांच समिति बनाकर सच्चाई सामने लाना ज़्यादा उचित नहीं होता, या फिर नोटिस को खारिज करना ही सही कदम था। यही वह बिंदु है जहां से यह मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गया है, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता और संस्थाओं की पारदर्शिता का मुद्दा बनता जा रहा है। सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल यह है कि नोटिस खारिज होने के बाद विपक्ष के पास क्या विकल्प बचते हैं और यह पूरे मामले आगे किस दिशा में जा सकता है। सबसे पहला विकल्प यह है कि विपक्ष दोबारा संसद में नया नोटिस लाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से पहले नोटिस खारिज किया गया है उसे देखते हुए यह रास्ता आसान नहीं हमें नज़र आता है। अब दूसरा और सबसे बड़ा विकल्प यहाँ पर यह है न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर कर सकता है और यह दलील दे सकता है कि इतने बड़े स्तर पर संसदों द्वारा लाए गए प्रस्ताव को बिना ठोस कारण बताए खारिज करना लोकतंत्र प्रक्रिया के खिलाफ है। इसे पूरा न्यायिक समीक्षा होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर भी ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी ये भी है कि अदालत आमतौर पर संसद की कार्यवाही में सीमित दखल देता नहीं है, लेकिन अगर मामला संवैधानिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन से जुड़ा होता है तो सुनवाई की संभावना बन सकती है।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, राजनीतिक और नैतिकता दबाव का। विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर इसे एक बड़े लोकतांत्रिक सवाल के रूप में पेश कर सकता है ताकि जनमत के जरिए दबाव बनाया जा सके। इस पूरे विवाद को अगर व्यापक नज़र से देखें तो यह सिर्फ ज्ञानेश कुमार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह उस सिस्टम की विशेषताएं पर सवाल उठाता है जो चुनाव जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संभालता है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जनता का भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर वही भरोसा कमज़ोर पड़ने लगे तो लोकतंत्र की जो नींव है वो हिलने लगती है। इसी संदर्भ में आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे संवैधानिक प्राविधान का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ कागज पर लिखे नियम नहीं हैं बल्कि लोकतंत्र संतुलन की बुनियाद है। अंतिम सवाल यहाँ पर यह है, क्या इस पूरे मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी या फिर यह विवाद भी समय के साथ दबा दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ एक चुनावी या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आने वाले समय में पूरे चुनावी सिस्टम की विशेषताएं को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सवाल पूछा जाए, जवाब मांगा जाए, लोकतंत्र संस्थाओं की उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए, क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता है बल्कि विशेष से चलता है। जब विशेष से कमज़ोर पड़ता है तो सबसे मजबूत संस्थाएं भी सवाल के घेरे में आ जाती हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या इतने बड़े मामले में जांच होनी चाहिए थी या नोटिस को खारिज करना ही सही फैसला था? आपकी राय जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। लेकिन जाते जाते आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन ज़रूर दबा दीजिएगा।